बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी टाइम विद अमारा शाह। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की स्टडी स्टार्ट कर दी होगी और ऑलमोस्ट आपका फर्स्ट चैप्टर तो अब तक हो चुका होगा। आज मैंने आपको एक्सरसाइज करवानी है फर्स्ट चैप्टर की, जो कि सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज आती हैं, देन हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स वगैरह एंड सो ऑन। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एमसीक्यूज से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ये तो ऑल टाइम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता होना चाहिए आपको कि एमसीक्यूज जो है वो पेपर के लिहाज से जो एक्सरसाइज हैं वो ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा आपके चैप्टर के अंदर से भी एमसीक्यूज आ सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी एमसीक्यूज है, द पर्पस ऑफ स्टडिंग एंड डिस्कवरीज इन फिजिक्स इज। क्या पर्पस है कि हम स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स को? तो वो पर्पस है कि हम अपनी मैनकाइंड की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन है, उसको आपने टिक कर लेना है। द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड, यानी कि इंसानियत की बेहतरी के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास द लेंथ ऑफ अ स्टील पाइप इज इन बिटवीन 0.7 मीटर टू 0.8 मीटर्स। इन दोनों के दरमियान में। ओके, identify from the following the appropriate instruments to be used for an accuracy of 0.01 meters। कहते हैं आपने ये वाली एक्यूरेसी चेक करनी है जो कि 0.01 मीटर्स तक हो उसकी एक्यूरेसी। तो अगर आपको 0.01 मीटर्स दिए हैं, अगर इनको हम सेंटीमीटर्स में लाते हैं तो ये आएगा 0.01 सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास वर्नियर कैलिपर के हिसाब से होता है। तो इसको हम टिक करेंगे, ये वर्नियर कैलिपर से ही मेजरमेंट ली गई है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वाला है, द डायमीटर ऑफ अ स्टील बॉल इज measured using a vernier caliper and its reading is shown in the figure। यानी कि ये आपको फिगर दी है इसकी रीडिंग देखने के लिए। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अ स्टील बॉल? अब वो जो स्टील का बॉल था उसकी डायमीटर बताएं वो क्या था। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले इस रीडिंग को ध्यान से देखना पड़ेगा। अब आपको देखें तो ये 1 है, 1 के आगे कितना नंबर है वो 1 पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो 1 पॉइंट हमने कहाँ तक जाना है भाई? 1 2 3, 1.3 हो गया। इसके बाद अब आपने ऊपर से देखना है कि कौन सी लाइन बिल्कुल सही कंसाइड हुई है। वो कंसाइड हो रही है ऑलमोस्ट ये जो 9 वाली लाइन है, तो आपका आंसर आएगा 1.39। ठीक है, रीडिंग आपने सही तरह ध्यान से लेनी है। पहले आपने देखना होता है कि कौन सा नंबर जो है जिसके आगे वाली रीडिंग हमने नोट करनी है, तो वो है 1, क्योंकि 1 के आगे ये नंबर्स हमारे पास शो हो रहे हैं। तो 1 के आगे ये 3 तक डिजिट है और उसके बाद ये 9 वाली लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली कंसाइड की है, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.39। अब नेक्स्ट वाली है एमसीक्यू देखते हैं, 4 वाली, वो क्या है? तो 4 वाली एमसीक्यूज में भी इसी तरह आपको रीडिंग ही पढ़ने के लिए बोली गई है कि यहाँ पे आपको एक जो है स्क्रू गेज दिया गया है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है। इसकी रीडिंग आपने देख के बतानी है कि कितनी रीडिंग है। और ये जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है ये 0.50 वाला है। ठीक है, कुछ 0.100 मिलीमीटर वाले होते हैं, ये 50 वाला है, तो इसको 50 के लिहाज से देखना है आपने। सबसे पहली बात तो ये कि हमने देखना होता है ये कौन सी लाइन के बाद आपका स्टार्ट हुआ है, 1 2 3, तो इसका मतलब है 3 पॉइंट लिखा जाएगा। अब देखें यहाँ से कौन सी लाइन बिल्कुल सीधी कंसाइड की है, तो 15 के ऊपर देखिए 16 और 17 वाली लाइन बिल्कुल सीधी कंसाइड की है, इसका मतलब आपका आंसर होगा 3.17। तो ये आप टिक करेंगे इसको 3.17। ओके, इसके बाद आपके पास 1.5 है जिसमें उसने पूछा है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ अ मेजरमेंट आर डिफाइन एज। तो सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन पूछी जा रही है और ये डेफिनेशन यहाँ पे सी वाली में बिल्कुल सही लिखी हुई है। दे आर एक्यूरेटली नोन डिजिट, यानी कि जितने भी एक्यूरेटली नोन डिजिट होते हैं, एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन है जो कि आपने ऑलमोस्ट याद भी की होगी, प्रीवियस लेक्चर में आपने देखी होगी। जिन बच्चों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे वो प्लेलिस्ट से जल्दी से वॉच कर लें। जिनको नहीं मिल रहे वो मुझे कमेंट बॉक्स में छोटा सा कमेंट कर दे कि मैम मुझे लेक्चर्स नहीं मिल रहे, उनको मैं लिंक शेयर कर दूंगी। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास 1.6, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजर्ड मास 0.2 मेजर्ड मास 2500.0 किलोग्राम इज। अब आपने बताना है इसके कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो आपको डेफिनेशन अगर याद हो तो सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन ये थी कि जितने भी डिजिट्स आप लोगों के पॉइंट से पहले हैं वो सारे ही काउंट होंगे, और इसके अलावा राइट साइड पे जो नंबर्स हों पॉइंट के बाद वो भी काउंट होंगे। तो पॉइंट के बाद ये राइट साइड वाला 0 भी काउंट होगा, इसका मतलब ये सारे ही काउंट किए जाएंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट भी इसी तरह का क्वेश्चन है, द सम ऑफ, इन सबको हमने सम करना है और इसकी बतानी है कि आंसर इसका क्या आएगा सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कैलकुलेटर रख के आपको बता देती हूँ कैलकुलेट करके।
क्या क्या है यहाँ पे गिवन है हमारे पास। सबसे पहले आपको दिया गया है 12, उसके बाद है 12 प्लस 2.02 और प्लस 5.1। इनको हमने प्लस किया है तो हमारा आंसर आ रहा है 19.12। अब आपको पता हो तो आप लोगों ने पढ़ा था कि जब हमने प्लस करना है तो हमने देखना होता है सबसे छोटे सिग्निफिकेंट फिगर किसके हैं, सबसे थोड़े सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो वो आ रहे हैं ये 12, क्योंकि ये पॉइंट जो है इसका लास्ट है, इसका मतलब है सिर्फ 12 आपका नंबर है, पॉइंट के बाद कोई नंबर काउंट नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी हमने पॉइंट के बाद वाले नंबर काउंट नहीं करने, तो इसका आंसर आएगा 19 किलोग्राम। वैसे तो एग्जैक्ट देखा जाए तो ये वाला आंसर बन रहा है, लेकिन हमने अपने फॉर्मूले को, अपनी डेफिनेशन को याद रखना होता है और उसी के अकॉर्डिंग इसको करना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास दी आंसर ऑफ, ये फिर से वही क्वेश्चन है, माइनस वाला क्वेश्चन है, तो इसका मतलब इसको भी कैलकुलेटर कर लेते हैं माइनस करके। तो 1.126 माइनस करना है हमने 0.97268। जब हम इनको माइनस करते हैं तो आपका आंसर आ रहा है 0.15332। तो ये जो आंसर है इसमें भी हमने अब सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना है। इन दोनों में से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके हैं वो उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो ये देखिए पॉइंट के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ पे भी हमें पॉइंट के बाद 3 ही देखने पड़ेंगे, यानी कि 153 तक हम इसको टिक कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट वाली एमसीक्यूज हमारी आ रही है यहाँ पे 9 वाली है। द आंसर ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी कि ये उन्होंने प्रोडक्ट करने का बोला है, इसको मल्टीप्लाई करें टू द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज, यानी कि इसमें भी हमें कैलकुलेटर का ही यूज करना है जैसे आपने ऊपर किया है। तो सबसे पहले कैलकुलेटर को ओपन करें, इसको ऑन करने के बाद आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो अमाउंट राइट करें वो है 2.8723। इनको हमने मल्टीप्लाई करना है 1.6 के साथ, तो जो आपका आंसर आ रहा है वो है 4.596568, यानी कि ये काफी लेंथी आंसर आ रहा है। लेकिन अब आपने इसको किसके लिहाज से लिखना है वो डिपेंड करता है कि इन दोनों वैल्यूज में से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम है, यानी कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आपके आंसर जो है ये इन सबसे ही मैच कर रहे हैं, लेकिन आपका सबसे करेक्ट आंसर ये डी वाला है, क्योंकि आपने पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर लेना था। इसके बाद हमारे पास 10 वाली एमसीक्यूज आ रही है जो कि है द आंसर ऑफ दी। यहाँ पे भी हमारे पास एक मैथमेटिकल डिवीजन है, उसको हमने मैथमेटिकल डिवीजन को हल करना है कैलकुलेटर से, और उसके बाद अपने आंसर को मैच करके देखना है यहाँ से कौन सा आंसर आपका बन रहा है। तो यहाँ पे इसको भी हम दोबारा सॉल्व करते हैं। 45.2 डिवाइड बाय 6.0, जैसे उन्होंने लिखा था वैसे ही मैंने राइट कर दिया। अब इसको इस बटन से हमने कन्वर्ट कर देना है, आंसर आ रहा है 7.5333 एंड सो ऑन। अब आप लोग देखिए तो इन दोनों में भी हमारे पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके हैं, वो है इस वाली वैल्यू पे। ठीक है, 6.0। तो अब यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो भी इतना ही होना चाहिए, यानी कि पॉइंट के बाद एक नंबर 5 तक होना चाहिए। तो ये ए वाला जो हमारा आंसर है यही हम इसको टिक करेंगे। बाकी भी इससे मैच करें, लेकिन हमारा जो आंसर है वो हमने अपने सिग्निफिकेंट फिगर से मैच करता हुआ लेना है। अब देखें 1.11 वाले जो एमसीक्यूज है उसमें भी वही है, एक प्रोसेस बताया हुआ है जिसमें हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, यानी कि 3 काम करने हैं। तो इनको भी आपको कैलकुलेटर पे ही करना पड़ेगा। सबसे पहले आप 24.4 लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और फिर नीचे जो है ना आपने डिवाइड कर देना है 5.0 से, और आपका जो आंसर आ रहा है वो है 488। ठीक है, अब ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऊपर जो है वो मीटर्स थे, नीचे भी मीटर्स थे, तो ये तो आसान काम हो गया, आराम से ये हल हो गया। आपका जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पे है ये वाला डी वाला ऑप्शन है आपका 4.9 मल्टीप्लाई 10⁻²2 मीटर्स। यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान रखना है ये 4.9 और 10⁻² क्यों किया गया है, क्योंकि अगर आप देखें तो आपने भी अब सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखते हुए ही हमने देखना है, यहाँ पे ये वाला सिग्निफिकेंट फिगर जो है हम लेंगे जहाँ पे 5.0 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि पॉइंट के बाद एक डिजिट आपने लेना है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे उस फॉर्म में, पावर की फॉर्म में, यानी कि यहाँ से हम यहाँ पे पॉइंट को लाएंगे 10⁻² बन जाएगा, और फिर हमने एक डिजिट और कम करना है तो वो राउंड ऑफ होके तो 4.9 आएगा। ओके, इसको ध्यान से आपने करना है, इसमें आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। इसके बाद 1.12 है जिसमें आप लोगों को उन्होंने एक ऐसा काम बोला है कि आपने इसको डायमेंशन तौर पे जो है ना इसको चेक करना है।
द रेशियो ऑफ डिमेंशन ऑफ फोर्स एंड एनर्जी। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व भी किया हुआ है, देखिए फोर्स ओवर एनर्जी। रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो मैंने फोर्स ऊपर लिखा, नीचे डिवाइड कर दिया और एनर्जी लिखा। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपका ये सोचने वाला है कि एनर्जी का जो है वो क्या होगा। एनर्जी क्योंकि इक्वल होती है वर्क डन के, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। ठीक है, ये आप लोगों ने फॉर्मूला 9th क्लास में भी किया होगा, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस इज इक्वल होता है एनर्जी के। अब यहाँ से ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो होता है वो किसमें होता है, वो होता है मीटर्स में, और वो लेंथ है। ठीक है, तो इसलिए उसका यहाँ पे L की पावर -1 यानी कि 1 ओवर था, तो जब वो ऊपर जाएगा L तो उसके ऊपर -1 आ जाएगा। इसको आपने टिक करना है, इसको ध्यान से एक दफा प्रैक्टिस करनी है और फिर इसको आपने इजीली अटेम्प्ट कर लेना है। इसके बाद हमारे पास 13 वाला आ रहा है एमसीक्यू, जो कि है आइडेंटिफाई विच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग डज नॉट हैव द आइडेंटिकल डायमेंशंस, यानी कि जिनकी डायमेंशंस मैच नहीं कर रही वो बताएं। अब यहाँ पे मैंने ये चेक किया था, इनमें से कुछ आपके न्यूमेरिकल्स में भी आ जाएगा, तो वहां पे भी आपको समझ आ जाएगा। इन सब की डायमेंशन बारी बारी चेक करके इसको आपने करना होता है। और इसमें मैंने चेक कर लिया है, ये जो है ना मोमेंटम ऑफ इनर्शिया और मूवमेंट ऑफ फोर्स, ये दोनों जो चीजें है ना, इन दोनों का डायमेंशन जो है वो मैच नहीं करती, इसलिए इसको आप टिक करें। बाकी जो है आप जब न्यूमेरिकल्स में करेंगे फिर आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद नीचे हमारे पास एक रीडिंग दी गई है, इसको आपने हल करना है। उसने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, जो पहली फिगर है वो बता रहे हैं कि जब हमने वर्नियर कैलिपर के जाज को क्लोज किया था, ये तब की है पहली वाली। ठीक है, ये मैंने एमसीक्यूज रीड की हुई है, इसलिए आपको ऐसे ही बता रही हूँ। ये पहली वाली फिगर जो है ये वर्नियर कैलिपर के जाज को क्लोज करने की है, क्योंकि जीरोस कंसाइड नहीं किए थे, इसका जीरो थोड़ा सा पीछे है और ये वाला जीरो थोड़ा सा आगे है। तो अब आप लोगों ने सबसे पहले इसका जो है लीस्ट काउंट चेक करना होता है, और लीस्ट काउंट आप लोगों को पता है इसका लीस्ट काउंट क्या है, 0.01 सेंटीमीटर। तो इसमें फिर हम क्या करेंगे, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है उस नंबर से जो कि बिल्कुल सही साइड की है। अब ये 4 वाली लाइन बिल्कुल सही साइड की थी, इसलिए हमने उसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लाए हैं -0.04। माइनस इसलिए आया है क्योंकि हमने बाद में इसको यहाँ पे जो है ना इसके साथ ऐड आउट करना होता है, इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी माइनस करना होता है इस वजह से। जो चीज हमारे पास जीरो एरर आ रहा है उसको हमने बाद में इसमें से माइनस कर देना है। अब देखिए जी, यहाँ पे हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो है 3.26। वो कैसे आया है कि ये जो लाइन मैच कर रही थी ना, ये फिगर देखे ध्यान से, इसकी हमने देखा था कौन सी लाइन मैच करी। पहली पॉइंट तो ये आपका 3 वाला था, 3 के आगे कितने नंबर आएंगे, 3 के आगे ये थर्ड वाली लाइन जो है मैच की है। ठीक है, ये देखिए 1 2 और 3, तीसरी लाइन जो है इसके साथ प्रॉपर मैच की है, इसलिए ये 3.30 था। उसमें से हमने 0.04 को माइनस कर दिया तो आपका आंसर आ रहा था 3.26। ठीक है, वैसे तो ये काफी लंबी एमसीक्यू है, इसके पेपर में आने के चांसेस बिल्कुल बहुत कम होते हैं, क्योंकि पेपर में इतनी लंबी लंबी एमसीक्यूज वो नहीं दे सकते। एक ही पेज का आपका वो मतलब एमसीक्यूज शीट होती है, उसमें से इतनी लेंथी अगर एमसीक्यूज डालेंगे तो स्पेस जो है वो काफी कंज्यूम हो जाती है इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट डिटरमाइंस। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है वो हमें क्या बताता है, वो बताता है प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट, यानी कि कितने करीब करीब आपके आंसर्स आ सकते हैं। ओके, उसके बाद है अ मेजरिंग टेप हैज बीन ग्रेजुएटेड विद एन मिनिमम स्केल डिवीजन ऑफ 0.2 सेंटीमीटर एंड द अलाउड रीडिंग यूजिंग द टेप में भी। कहते हैं अगर आपके पास एक टेप है, मेजरिंग टेप, और उससे आप लोग रीडिंग ले रहे हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि आपकी रीडिंग मेजरमेंट किस तरह की होगी। पहली बात तो ये कि हमने इसके लीस्ट काउंट से को ध्यान में रखना है, ये एक इवन नंबर है, मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है, तो आपके आंसर्स भी जो है ना वो इसी से मैच करते होंगे। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 5, तो 5 तो नहीं इससे हो सकता मैच। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये मिनिमम स्केल डिवीजन है, यानी कि 0.2 से डिवाइड हो जाता है। तो 0.2 डिवीजन में अगर डिवाइड हो रहा है तो इवन नंबर तो आएगा, यहाँ पे ऑड तो आ ही नहीं सकता। तो ये भी ऑड है, ये भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी ऑड है, तो सिर्फ एक यही प्रोबेबिलिटी बनती है, तो इसलिए हम इसको टिक करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए प्रॉपर राइट किए हुए हैं, इसी तरह न्यूमेरिकल्स भी राइट किए हैं। वीडियो को आप प्रॉपर वॉच करें, साथ में छोटा सा लाइक करें और कमेंट कर दें अगर आपको वीडियो की समझ आ रही है। तो स्टार्ट करते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस है बेटा, इनमें से सबसे पहले आप लोगों को आसान आसान से शॉर्ट क्वेश्चंस है, ज्यादा लेंथी नहीं है, इसलिए आपको बारी बारी जो है ना इनको बताती जाती हूँ, और साथ में फिर जो इसका मैंने सोल्यूशन लिखा है वहां से भी बता देती हूँ कैसे आपने इनको अटेम्प्ट करना है। व्हाट आर दी बेस यूनिट एंड ड्राइव यूनिट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 9th क्लास का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और अब फर्स्ट ईयर का भी सेम वैसे ही है। गिव सम एग्जांपल्स, आप बहुत उसी तरह उनकी एग्जांपल्स भी देनी है।
हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी रिटेन्ड इन द फॉलोइंग। अब इनमें से आप लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। उसके बाद है हाउ इज अ वर्नियर स्केल रिलेटेड टू द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर। यहाँ पे आपको प्रॉपर नाउन क्वेश्चन नहीं मिलेगा वर्नियर स्केल का या वर्नियर कैलिपर वगैरह का, लेकिन आप लोगों को प्रीवियस जो आपने पढ़ा हुआ है, आपके पास नॉलेज है 9th क्लास का, उसी की बेस पे ये क्वेश्चन है। ओके, व्हाट इज मीन बाय द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, ये भी वही है, सेम आपको जो है 9th क्लास की तरह के क्वेश्चन है। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, इनको आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, जो कि बहुत ही इजी है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको करेक्ट इसके प्रीफिक्सेस बताने हैं। उसके बाद है काइनेटिक एनर्जी वाला, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। और सेम इसी तरह आपने इन लोग की जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी है, और यहाँ पे इन दोनों की डायमेंशंस प्रूव करनी है। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये न्यू है, बाकी तो ऑलमोस्ट आप लोगों ने 9th क्लास के ही टॉपिक के रिलेटेड डिस्कस करना है, लेकिन ये दोनों जो है ये अभी वाले जो टॉपिक है आपकी फर्स्ट ईयर के न्यू टॉपिक है, जिसमें आपने डायमेंशंस बतानी है प्लैंक कांस्टेंट की और रेगुलर वेलोसिटी की, तो एंड एंगुलर वेलोसिटी। और ये दोनों जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और न्यू है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को, जो कि मैंने लिखी हुई है वहां से। जी स्टूडेंट्स, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये मैंने रेडी किया हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट वाले शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि बेस और ड्राइव यूनिट के बारे में उसने पूछा था, और ये मैंने बेस और ड्राइव यूनिट का लिख के बता दिया है। अगर डिफरेंस की तरह का क्वेश्चन होगा तो आपने सेंटर में लाइन लगा के लिखना है, पहले बेस यूनिट फिर ड्राइव यूनिट। और ये वाला जिस तरह मैंने लिखा है इस तरह भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए बेस यूनिट क्या है, फंडामेंटल यूनिट दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि ऐसे ये नंबर्स होते हैं, सॉरी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको आप दूसरे नेक्स्ट फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, जैसे लेंथ है और ये मीटर में है, मैथ है तो ये किलोग्राम्स में है। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास ड्राइव यूनिट, जो कि कंबाइन किया जाता है दो या दो से ज्यादा बेस यूनिट को, फिर बनते हैं। ठीक है, combination of these base units to represent other physical quantities that are called drive units। और उनमें से स्पीड और फोर्स मैंने दो एग्जांपल भी लिखी हैं, और आप भी यही लिख लीजिएगा। स्पीड क्या होता है, स्पीड हमारे पास आएगा मीटर ओवर सेकंड, जो कि ms-1 है। उसी तरह फोर्स आएगा न्यूटन, जो कि n होता है, और ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये आपने याद कर लेना है क्योंकि ये बार बार पूछा जाना है आपसे, बार बार ये क्वेश्चन में आना है न्यूमेरिकल्स में भी, तो इसको आपने अच्छी तरह लिख के याद कर लेना है। ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड वाला क्वेश्चन था, जिसमें उसने बोला था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को बताएं क्या होती है सिग्निफिकेंट फिगर में। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का क्या है जी, रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज द लीस्ट प्रिसाइज टर्म। कहता है कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आखिरी जो टर्म होती है उसमें आते हैं, उसको हमने देखना होता है। जैसे कि उसने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी हुई है। एग्जाम्पल में क्या है, दो नंबर्स थे, इनको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर जो था वो डिफरेंट आ रहा था। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके भी बता देती हूँ। ठीक है, आपने 3.65 को मल्टीप्लाई करना है 2.1 के साथ, तो जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7.665। लेकिन यहाँ पे जो हमने राइट किया वो है 7.7। क्यों ये राइट किया है, वो इस वजह से राइट किया था क्योंकि हमें पता है, हमने अभी रीड कर लिया है कि आप लोगों ने देखा होता है कौन सी नंबर वैल्यू के अंदर जो है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कम है। तो इसमें सबसे कम थे 2.1, तो हमारा आंसर भी इतना ही होना चाहिए था, पॉइंट के बाद एक भी था, इस वजह से यहाँ पे हमने राउंड ऑफ किया। ठीक है, इन क्वेश्चंस को साथ साथ आप लोग भी लिख लीजिएगा, लिख के याद कर लीजिएगा ताकि आपके लिए आसानी हो, इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उसके बाद एडिशन में और सब्सट्रैक्शन में भी सेम वही रूल है। जब आपने ऐड करना है तब आपने क्या करना है, तब भी आपने सेम लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं, जो कि यहाँ पे ये है 12.5, पॉइंट के बाद एक है, तो हमारे आंसर में भी पॉइंट के बाद एक ही लिखा जाएगा, यानी कि 1 डेसिमल प्लेस होगा। ओके, इसको अच्छी तरह लिख लें आप लोग, किसी एक रजिस्टर को रेडी कर लें ताकि आपकी जो है ना वो सारी बुक के रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल एक ही रजिस्टर के ऊपर हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास वर्नियर कैलिपर और वर्नियर स्केल का पूछा गया था। तो वर्नियर स्केल जो है उसने लिखा हुआ है यहाँ पे आ स्लाइडिंग स्केल विद द डिवीजन स्लाइटली स्मॉलर देन द मेन स्केल यूज फॉर द प्रिसाइज मेजरमेंट। ठीक है, आपने थोड़ा सा कम उसमें मेजरमेंट वाला लेना है, जिसे हम कहेंगे प्रिसाइज मेजरमेंट। लीस्ट काउंट किया आप लोगों ने 9th क्लास में भी सेम किया हुआ है, वही फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज होगा। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, सेम फॉर्मूला रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। इसके बाद एग्जांपल की बात की जाए तो एग्जांपल में आएगा इफ द मेन स्केल हैज 1 मिलीमीटर डिवीजन एंड वर्नियर स्केल हैज 10 डिवीजन,
देन हम डिवाइड करके इसका 0.1 मिलीमीटर में इसका लीस्ट काउंट निकाल के बता देंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नोटेशंस वाला। ठीक है, यहाँ पर उसने डिफरेंट क्वेश्चन दिए थे जिनको हमने सिग्निफिकेंट नोटेशंस में बताना था। तो यहाँ पे देखें भाई, ये जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नोटेशन है इसमें देखा जाए तो हमारे पास डेसिमल मूव लेफ्ट 2 प्लेस, हम इसको 2 प्लेस आगे की तरफ मूव करवा रहे हैं। क्यों मूव करवा रहे हैं? क्योंकि इसका डेसिमल जो था वो पहले नॉन जीरो नंबर के बाद होना चाहिए था। ठीक है, इस वजह से इसको यहाँ पे मूव करवाएंगे तो हमारा 10⁻² आ जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको भी जब हम करेंगे उसमें भी पॉइंट को यहाँ पे होना चाहिए था 2 के बाद, तो इसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे 10⁻4 में, क्योंकि ऑलरेडी 2 लिखा हुआ था जो ये 2 स्टेप आगे को मूव किया, इस वजह से यहाँ पे भी 2 आना था, तो ये हो जाएगा 10⁻4। ओके, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। 5 वाले क्वेश्चन में भी उसने बोला था कि एक प्रीफिक्स करेक्ट बताएं, कौन कौन से प्रीफिक्सेस हैं यहाँ पे आएंगे। तो ये था 580 × 10⁻² ग्राम्स। तो हमने यहाँ पे हेक्टो को यूज किया है, 10⁻², ये हेक्टो होता है, बट ये जो है हमारे पास हेक्टोग्राम इज सो कन्वर्ट, यानी कि ये हमारे पास हेक्टोग्राम, इसको कन्वर्ट करते हैं तो नॉन कन्वेंशनल इन द किलोग्राम। अब आप लोग देखें तो ये ग्राम है और हम लोग जो है हमेशा बड़ा यूनिट यूज करते हैं, यानी कि किलोग्राम वाला यूनिट यहाँ पे ग्राम की जगह पे यूज होता है। इस वजह से उसने यहाँ पे इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो ये जो 2 था उसको इस तरह लिख दिया है 100 ग्राम, फिर इसको जब मल्टीप्लाई किया है तो ये जो 3 जीरो थे ये शो कर रहे हैं किलो को, क्योंकि आपको पता है 1000 होता है वो किलो को इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पे किलोग्राम में आ जाएगा। ये बेस्ट प्रीफिक्स है। ओके, वैसे तो ये 2 जो है ये हेक्टो भी बन सकता है, लेकिन उसने बोला था आपने जो प्रीफिक्स वो बताना है जो बिल्कुल परफेक्ट आ सकता है इस जगह पे। इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो 0.45 × 10⁻⁻6 सेकंड्स है, और ये जो -6 है ये माइक्रो होता है, जो कि यहाँ पे इसका सिंबल भी लिखा हुआ है, तो हम इसको माइक्रो सेकंड में लिख देंगे। ओके, इसके बाद देखा जाएगा नेक्स्ट उसने बोला था डायमेंशन बताएं काइनेटिक एनर्जी की, जो कि 6 वाला हमारा क्वेश्चन था। तो मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने डायमेंशन वाला जो टॉपिक है वो न्यू टॉपिक पढ़ा है फर्स्ट ईयर का, तो इस वजह से इसके बारे में आपको अच्छी तरह समझ के इसको याद करना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने प्रीवियस 9th वाला ही यूज करना है, 1/2 mv का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो आपने डायमेंशंस थोड़ी बहुत याद की हुई है उनको ही आपने याद रखना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है। जो m है वो कैपिटल M हो जाएगा, जो v है जो होती है हमारे पास स्पीड या वेलोसिटी, तो वो मीटर पर सेकंड में आएगा। ठीक है, जो कि मीटर का होता है L और सेकंड का होता है T। ओके, ये आप लोगों ने कहीं भी रफ पेज पे लिख लेना है या बुक पे लिख लेना है ताकि आपको याद रहे। स्मॉल m यानी कि जो हमारे पास मीटर में आ रहा है जो कैपिटल M हो जाएगा। उसके बाद ये जो v है ये स्पीड होती है या फिर वेलोसिटी, जो कि मीटर पर सेकंड है, और मीटर का हमारे पास यहाँ पे L आएगा और सेकंड का हमारे पास T आएगा। इसके बाद यहाँ पे उसने v का स्क्वायर बोला था क्वेश्चन के अंदर, तो इस वजह से इसका फिर हम स्क्वायर करेंगे तो दोनों का बाय स्क्वायर हो जाएगा, L का भी स्क्वायर और T का भी -2 हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है। वैल्यूज पुट करने के बाद हमें काइनेटिक एनर्जी का ओरिजिनल जो है डायमेंशन मिल चुकी है, जो कि है mL²T-2, और ये आपकी एमसीक्यूज में भी आ सकती है। ठीक है, और इसको एमसीक्यूज के लिहाज से भी आपने जुबानी याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी की ये डायमेंशन है। ओके, इसके बाद आएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स उसने पूछे थे, तो इसमें देखा जाए तो हमारे पास 2 नॉन जीरो डिजिट्स आ रहे हैं, ये 3 और 7। इस वजह से जो है ना यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं कि इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, तो ये जो शुरू वाले 0 हैं वो तो हम काउंट नहीं करेंगे, बाकी नंबर्स काउंट करेंगे तो 4 आ रहे हैं, जो कि हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो सेंटर वाले 0 अगर आते हैं तो ये सारे ही काउंट होते हैं, इस वजह से 6 हैं, ऑल डिजिट्स काउंट होंगे इंक्लूडिंग दी ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल्स, क्योंकि जीरो भी यहाँ पे काउंट किए जाएंगे, हमने ये पढ़ा हुआ है इसके डेसिमल जो भी रूल्स हैं उसके वाले से। उसके बाद यहाँ पे ये वाली बात की जाए तो पॉइंट के बाद वाला भी 0 काउंट होगा, तो यहाँ पे ये सारे ही काउंट होंगे, 4 होंगे। ओके, तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं रूल्स, उन्हीं रूल्स को देखते हुए ये वीडियोस को हम बना रहे हैं। और जिन बच्चों ने ये रूल्स अभी तक नहीं याद किए वो मेरी प्रीवियस वाली वीडियो देखें जल्दी से, और वहां से आपको समझ आ जाएगी कि हमने वो रूल्स कौन से थे जो याद किए थे, सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमने काउंट कैसे करना है, और वही रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। इसके बाद आएगा डायमेंशन, हमने प्लैंक कांस्टेंट की फाइंड करनी थी और साथ में एंगुलर वेलोसिटी की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लैंक कांस्टेंट की बात की जाए
तो ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन क्या है, और ये भी आपने ज़बानी याद रखनी है। उसके अलावा इसको हल करने का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सॉल्व करने का यहाँ पे मैंने बताया हुआ है फॉर्मूला क्या है प्लैंक कांस्टेंट का, ये भी आपने ज़बानी याद रखना है, E इज इक्वल टू एच एफ। ओके, और ये जो फॉर्मूला है ये आपने जुबानी याद रखना है। एच हमारे पास इक्वल हो जाएगा ई ओवर एफ के, और ई एनर्जी होता है, और एनर्जी का आप लोगों ने जुबानी याद रखना है किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, और साथ में एक और सेकंड आता है, और एक और मीटर आता है जो कि एल का स्केयर हो जाता है। ठीक है, ये एम एल स्केयर टी माइनस 2 होगा जो कि काइनेटिक एनर्जी वाला ही सेम। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे आ रहा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमारे पास हो जाएगी टी की पावर -1, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है 1/t, इस वजह से -1 आया। उसके बाद एच के अंदर फॉर्मूले के अंदर हमने दोनों वैल्यूज को पुट किया, ये टी का -1 इससे कैंसिल आउट होगा, तो ये एम एल स्क्वायर टी -1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो एंगुलर वेलोसिटी है हमारे पास, उसमें भी आपने फॉर्मूला याद रखना है, W इज इक्वल टू डेल थीटा ओवर डेल टी। ठीक है, यहाँ पे थीटा जो है वो एंगल को शो करेगा, इसकी डायमेंशन 1 ली जाएगी, टाइम जो होता है वो टी सेकंड में आएगा। ठीक है, और जो इसकी डायमेंशन है वो टी आएगी, और जो हमारे पास फॉर्मूला था उसके अंदर हमने पुट किया है, तो ये हमारे पास इसकी डायमेंशन आ गई है टी की पावर -1। ओके, ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह प्रैक्टिस करके इसको याद रख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो हमारे पास न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, और न्यूमेरिकल का सबसे पहले मैं आपको बुक से गिवन डेटा पढ़ाती हूँ, क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है और उसमें गिवन डेटा क्या है, टू फाइंड क्या है, फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 जो कि मैंने ओपन कर लिया है आपके सामने। ये एस्ट्रोनॉमर्स के बारे में बता रहे हैं, जो कि यूजुअली मेजर करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इन लाइट ईयर्स, यानी कि जो सूरज से रोशनी जमीन तक आ रही है उसको लाइट ईयर कहा जाता है। ठीक है, एंड 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। एक लाइट ईयर का मतलब होता है कि एक साल में कितनी लाइट ट्रेवल हुई है। is if the speed of light is 3 multiplied 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज 1 लाइट ईयर इन मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो हमें गिवन डेटा में सबसे पहले स्पीड दी गई है लाइट की, जो कि ये है 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। गिवन डेटा में सबसे पहले हम ये राइट कर सकते हैं। इसके अलावा उसने एक साल में बोला था 1 ईयर, तो हमें ईयर को सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये गिवन डेटा में दूसरी चीज, दो ही चीजें यहाँ पे दी गई हैं और उसी को यूज करते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। उसी तरह नीचे वाले जो हैं वो भी देख लें। राइट द एस्टिमेट आंसर ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमने बताना है हाउ मेनी सेकंड इन 1 ईयर एंड हाउ मेनी ईयर इन 1 सेकंड, यानी कि पहले सीधे क्वेश्चन को हल करना है, फिर उसी को उल्टा कर देंगे तो ये वाला भी शॉर्टकट न्यूमेरिकल आपका हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, अपने पहले दो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो ये देखें जी, न्यूमेरिकल का गिवन डेटा हमने राइट किया हुआ है। लाइट ईयर जो है वो स्पीड ऑफ लाइट वो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। टाइम उसने 1 ईयर दिया था। 1 ईयर में कितने हमारे पास डेज होते हैं, 365। ओके, अब हमने 365 जो डे होते हैं उनको कन्वर्ट करना होता है सेकंड में। तो पहले हम 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि एक दिन के साथ। उसके बाद हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर 60 से 60 मिनट्स एंड 60 सेकंड्स। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ रहा है 31,536,000 सेकंड्स। ठीक है, और ये वो सेकंड है जो एक साल में होते हैं। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना था, और डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम टू फाइंड में लिखेंगे डिस्टेंस इन 1 लाइट ईयर इन मीटर्स। डी हमने फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास डिस्टेंस का वही प्रीवियस यानी कि 9th क्लास वाला ही अप्लाई होगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम का। तो स्पीड आप लोगों को यहाँ पे गिवन दी है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, एंड टाइम हमने अभी सेकंड्स में फाइंड किया था। इन दोनों को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 9.4608 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 मीटर्स। ओके, ये बहुत ही आसान सा छोटा सा न्यूमेरिकल है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास उसने बोला था एक साल में कितने सेकंड होते हैं, तो वो भी हमने सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन के न्यूमेरिकल को ही देखना है। सेम वही होगा, एक ईयर 1 ईयर 365 की इक्वल होता है, फिर डेज 24 है, मिनट्स हमारे पास 60 और सेकंड भी 60। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये पता चल जाएगा एक साल में कितने सेकंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 सेकंड्स। ठीक है, और उसी तरह यहाँ पे जो है नीचे भी हम उल्टा प्रोसेस करने लगे हैं। 1 ईयर में हमने सेकंड खुद ही राइट किए हैं। अब उसने बोला था कि आपने बताने हैं कि ये जो सेकंड्स हैं इनको ईयर में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, तो इसी को हमने ओवर में ले लेना है। ईयर्स इन 1 सेकंड इक्वल टू
1 ओवर में हमारे पास ये आ जाएगा। तो जब 1 ओवर में आएगा तो हम इसको कैलकुलेटर करके लिख सकते हैं, ये आएगा 3.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻। ओके, यहाँ पे उसने जो है इसको कन्वर्ट कर दिया है ओवर में की फॉर्म में, तो फिर डिवाइड कर दिया है। ओके, इसके बाद हमारे पास थर्ड वाला जो न्यूमेरिकल है उसको बुक से देख लेते हैं वो क्या है, फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे पास थर्ड वाला न्यूमेरिकल जिसमें उसने बोला है लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट आर मेजर्ड टू बी। यहाँ पे लेंथ दी गई है और विड्थ दी गई है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दो चीजें दी गई हैं। रिस्पेक्टिवली फाइंड द एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो इनको मल्टीप्लाई करके और साथ में इनको सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से आपने बताना है इसका आंसर। ओके, तो ये बहुत ही ईजी है। इसके बाद उसने बोला फाइंड द सम ऑफ द मैसेज इन केजी अप टू दी अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। यहाँ पे भी इन सबको हमने प्लस करके और इसका आंसर सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से बताना है। तो ये दोनों ही बहुत इजी है, इनको पहले करते हैं, इसके बाद बाकी भी करेंगे। तो ये हमारे पास 1.3 वाला न्यूमेरिकल जिसमें उसने लेंथ विड्थ दो चीजें गिवन दी थी और एरिया फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है जो कि है एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो सोल्यूशन में इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आप लोगों ने इसकी वैल्यू को सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से लिखना है। वैसे तो ये वैल्यू आ रही है, लेकिन अगर आप अपने गिवन डेटा में देखें तो हमारे पास जो आंसर है वो इसके लिहाज से आना चाहिए। ये देखें, नो चेक द सिग्निफिकेंट फिगर्स। 18.3 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 14.60 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो फाइनल आंसर में आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए जो कि पहले शुरू वाले नंबर है 267 बस। ओके, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें उसने बोला था कि हमने मैसेज को ऐड करना है। तो हमने सारे मैसेज को यहाँ पे राइट कर दिया है और साथ में इनके डेसिमल्स भी बताए हैं, इनके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ रहे हैं। तो उसके बाद हमने यहाँ पे जो है ना आंसर स्टार्ट करना है, आंसर में हमने इनको प्लस करना है। तो टू फाइंड में हम लिखेंगे टोटल मैथ एंड करेक्ट प्रिसीजन, और फॉर्मूले में हमने मैथ इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 करना है। ओके, जब हम इन सबको प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 20.445 किलोग्राम। अब आप लोगों ने जो है क्वेश्चन से देखना है वो कितने नंबर ऑफ जहाँ पे डिजिट्स आने चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। तो नो मैच द डेसिमल प्लेस, लास्ट डेसिमल प्लेस हमारे पास 1 फ्रॉम 13.9, यानी कि पॉइंट के बाद एक ही नंबर होना चाहिए। तो यहाँ तक इसका आंसर होगा 20.4 तक, जो कि हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। ये देखिए हमारा आंसर आ गया है 20.4 किलोग्राम। ये बहुत ही आसान था, जस्ट आपने जहन में रखना होता है कि हमने नंबर ऑफ डिजिट्स देखने हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं, उसी के लिहाज से हमने आंसर राइट करना है। अब 1.5 वाला न्यूमेरिकल बुक से रीड करते हैं क्या है हमारे पास। तो न्यूमेरिकल नंबर 1.5 देखा जाए तो वो है हमारे पास एक डायमीटर दिया गया है एंड लेंथ दी गई है। द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ अ मेटल सिलेंडर मेजर विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर, यानी कि एक वर्नियर कैलिपर था जिसकी हेल्प से हमने जो है ना दो चीजें फाइंड की हैं, डायमीटर और लेंथ, और साथ में उसने लीस्ट काउंट भी बताया है 0.01। तो ये तीन वैल्यूज उसने दी हैं गिवन डेटा में। कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एंड अनसर्टेनिटी इन इट, पहले हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है फिर इसकी अनसर्टेनिटी भी चेक करनी है। ओके, तो गिवन डेटा भी समझ आ गया और टू फाइंड फिर हमने इसको सॉल्यूशन कर लेना है। उसके बाद 1.6 में उसने हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया है जो कि आप लोगों को पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसको हमने हल करना है, इस डायमेंशनली करेक्ट हमने बताना है क्या ये डायमेंशनली तौर पे करेक्ट है या नहीं। वेयर vi इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड a is acceleration, vf is the final velocity। ये सारा कुछ आप लोगों को ऑलरेडी पता है क्योंकि आपने 9th क्लास में इक्वेशन ऑफ मोशंस याद की हुई हैं। इसके बाद जो हमारे पास 1.7 है उसमें भी वही सेम आइंस्टाइन इक्वेशन दी है और उसको भी डायमेंशनली प्रूव करना है कि वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं ये डिमेंशन के ही हैं, तो ये हम इकट्ठे ही करेंगे। ओके, तो ये है 1.5 जिसमें उसने डायमीटर दिया था 1.22 सेंटीमीटर। अब हमने जो इसका डायमीटर था इसको हमने रेडियस में कन्वर्ट करना होता है, और रेडियस क्या होता है डायमीटर ओवर 2। तो हमने इसको डिवाइड करके कैलकुलेट कर लेना है, वो आएगा 0.61 सेंटीमीटर। अब आप लोगों को रेडियस पता चल गया है। ये रेडियस हमने क्यों फाइंड किया है, क्योंकि वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो लेंथ वैसे तो लेंथ ले ली जाती है लेकिन ये हाइट के तौर पे काउंट होगी 5.35 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे अनसर्टेनिटी के भी मेजर करने का उसने बोला था, इस वजह से अनसर्टेनिटी के लिए हमने
लीस्ट काउंट्स राइट किए हैं 0.1 सेंटीमीटर और हाइट के लिए भी 0.1 सेम ही होगा, क्योंकि लीस्ट काउंट सेम था तो इसलिए अनसर्टेनिटी के लिए भी लेंथ और हाइट सेम ही होगी। इसके बाद हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, वो हमने टू फाइंड में लिख दिया है। फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फार्मूला आप लोगों को याद होगा, फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट की हैं आर की और एच की वैल्यू पुट की है, इसको कैलकुलेट किया तो वॉल्यूम आ गया है 6.25 सेंटीमीटर क्यूब आया है, क्योंकि लेंथ विड्थ और हाइट होता है इस वजह से क्यूब आता है और वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में या मीटर क्यूब में होता है। इसके बाद आप लोगों ने कैलकुलेट करनी थी अनसर्टनिटीज, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हमने डेल वी ओवर वी लिया है, ठीक है। तो उसको हमने आगे क्या किया है, 2 मल्टीप्लाई डेल आर ओवर आर प्लस डेल एच ओवर एच, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है और इसी को यहाँ पे हम अप्लाई भी करेंगे। ओके, इसमें हमने सबसे पहले जो है वो क्या क्या चीजें फाइंड करनी है, डेल आर फाइंड करना है जो कि होगा डेल डी ओवर 2, और जो डेल डी था वो हमारे पास लीस्ट काउंट की ही वैल्यू थी जो कि 0.01 थी, ठीक है। उसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो 0.05 सेंटीमीटर आएगा। जब हमारे पास डेल आर फाइंड हो जाएगा, इसके बाद हमने क्या चीज फाइंड करनी है, इसके बाद हमने फाइंड करना है डेल एच, ठीक है। तो चीजों को ध्यान में रखते हुए वैसे वैसे ही हम करेंगे। डेल आर फाइंड हो गया है, इन दोनों को अब डिवाइड करते हैं, जो कि यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे हमारे पास आ चुका है। ये देखिए हमने इनको डिवाइड करके तो वैल्यू फाइंड कर दिया डेल आर ओवर आर की। जब हमारे पास फॉर्मूले में ये वाली वैल्यू फाइंड होगी थी डेल आर ओवर आर, अब इसके बाद हमारा अगला पॉइंट बनता है डेल एच ओवर एच फाइंड करना। जब ये दोनों चीजें फाइंड हो जाएंगी तो फिर हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे जो कि अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला है। तो ये देखिए यहाँ पे डेल एच ओवर एच की वैल्यूज फाइंड कर ली है हमने। इसके बाद हम डेल वी ओवर वी के अंदर सारे फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद आपने इसको कैलकुलेट करना है, जो कि आपका आंसर बन रहा है ये वाला 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने जो ये चीज फाइंड की है यही अनसर्टेनिटी है और वॉल्यूम के साथ की प्लस माइनस में लिखी जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने एक दफा डायमेंशन जो है प्रीवियस लेक्चर में फाइंड करना मतलब फाइंड की है, उससे आपको पता चल जाएगा। तो जब आप लोगों को वॉल्यूम का पता चल जाएगा तो ये हमने प्लस माइनस में अनसर्टेनिटी जरूर राइट करनी है। इसके बाद आएगा 1.6। तो 1.6 में उसने आपसे पूछा है कि आपने जो है ना वो बताना है ये जो डायमेंशनली प्रूव होती है कि नहीं इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन राइट की है। गिवन डेटा में 2 फाइंड में हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को डायमेंशनली तौर पे प्रूव करना है। इसके लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में देख लेते हैं, वेलोसिटी का स्क्वायर हो रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा जो कि है हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड। उसके बाद एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके लिहाज से ही ये दोनों की डायमेंशन राइट की है, मीटर का एल होता है और सेकंड का टी होता है। उसी तरह यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर था तो मीटर का एल लगेगा और टाइम का टी, और उसके ऊपर साथ में -2 आ जाएगा। और डिस्टेंस का आप लोगों को पता है, डिस्टेंस जो है उसका हमारे पास हमेशा एल आएगा, ओके, क्योंकि वो भी मीटर पर ही होता है तो मीटर जो है वो एल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद अब हमने इसकी सारी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे यूज करनी है। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, ये हमारे पास थी लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको देखा जाए तो फाइनल और इनिशियल दोनों को अगर हम खत्म कर दे तो सिर्फ वी ही लिखा जाता है, क्योंकि कलेक्टिवली ये हमारे पास वी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये वी का स्क्वायर है, तो इसकी मतलब है कि हमने यहाँ पे जो वैल्यू वी की थी उसको राइट करना है और उसका स्क्वायर कर देना है। तो ये जब आपने स्क्वायर किया है तो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है एल स्क्वायर टी -2। ओके, ये हमारे पास जब लेफ्ट हैंड साइड का आया है, उसी तरह हमने राइट हैंड साइड को पुट करना है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास थी 2as, तो 2 जो है उसकी तो डायमेंशन नहीं होती इसलिए वो तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, सिर्फ a और s काउंट करेंगे। तो a जो है वो एक्सेलरेशन होता है जो कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और s का मीटर्स होता है। तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो l स्क्वायर t -2 आएगा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो जाएगी राइट हैंड साइड के लिए। और ये आपका जो क्वेश्चन था ये प्रूव हो चुका है, डायमेंशनली प्रूव्ड है। इसके बाद इसी तरह अब हमने जो है वो आइंस्टाइन की इक्वेशन जो है उसको प्रूव करना है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो इसके लिए फिर हम जो है वो वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ रहा है जो कि है पहले हम गिवन डेटा में देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है जी। गिवन डेटा में m है, m कैपिटल M होती है डायमेंशन। c की बात की जाए तो ये स्पीड को शो करता है और स्पीड v ही होता है, इसलिए हमारे पास ये हो जाएगा lt -1 यानी कि ms -1, ठीक है। उसी तरह जब हम इसका स्क्वायर लिख रहे हैं c का स्क्वायर तो उसकी वैल्यूज दोनों की स्क्वायर हो जाएंगी, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा। और एनर्जी की बात की जाए तो एनर्जी आपको याद होगा ये वर्क डन के इक्वल होता है, और वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, और फोर्स किसके इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड के, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड और साथ में डिस्टेंस का भी हमारे पास
मीटर ही आएगा तो मीटर का स्केयर यानी कि एल का स्केयर हो जाएगा, और बाकी ये किलोग्राम का एम है और सेकंड का टी है, T-2। ओके, तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्केयर एनर्जी का आपने पहले शॉर्ट क्वेश्चन में भी किया है, तो वहां से ये आ रहा है। इसके बाद आप लोगों ने राइट हैंड साइड करनी थी और वैल्यूज आपने अभी फाइंड की हैं। एम कैपिटल एम के इक्वल होता है और सी का हमने कैलकुलेट किया था एल स्केयर T-2, और इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है एम एल स्केयर T-2, जो कि बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है। ओके, इसके बाद 1.8 वाला न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जो कि हमारे इस लेक्चर का लास्ट वाला टॉपिक होगा। तो ये है हमारे पास 1.8 वाला न्यूमेरिकल, जिसमें उसने बोला है ड्राइव अ फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। आप लोगों ने फॉर्मूला को डायमेंशनली तौर पे प्रूव करना है, उससे हल करना है। द प्रीवियस पॉसिबल फैक्टर्स ऑन द टाइम पीरियड टी मे बी डिपेंड्स, टी इन सब चीजों पे डिपेंड करता है, और ये आपका जो फॉर्मूला है और इसको हमने जो है अब डायमेंशनली तौर पे इसका एनालिसिस करना है। ठीक है, तो इसको भी सेम डायमेंशनल के रूल के हिसाब से ही हल करना शुरू करते हैं। तो 1.8 में सबसे पहले गिवन डेटा हमने राइट किया है, जो कि उसने बताया था लेंथ ऑफ पेंडुलम, मास ऑफ बॉब, ये दोनों चीजें उसने गिवन डेटा में बताई हैं। उसके बाद एंगल बताया है थीटा, और साथ में उसने बताया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। और हम यहाँ पे फॉर्मूला राइट करेंगे। टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली रिलेट करता है एल के साथ, यानी कि लेंथ के साथ, साथ में उसके मास के साथ जो कि बॉब का है, थीटा के साथ और जी के साथ, इन सारी चीजों के साथ उसका डायरेक्टली रिलेशन था। और इसके ऊपर साथ में हमने पावर्स हमें नहीं पता, इस वजह से हमने राइट कर दिया है ए बी सी डी। ओके, जो कि डायमेंशंस के साथ हमें रिक्वायर होता है, उसके ऊपर पावर्स हमें राइट करनी होती हैं। एंड रिलेशन ऑफ टी विद दीज क्वांटिटीज यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। अब हमने इनको डायमेंशनली तौर पे बताना है। जी की वैल्यू क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एल T-2। और टाइम जो है वो हमारे पास यहाँ पे इसकी डायमेंशन अब हम लिखने लगे हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड इज इक्वल टू एल ए, ये ऑलरेडी एल ही था। उसके बाद जो एम है यहाँ पे मैस, उसका कैपिटल एम हो जाएगा। और जो थीटा है वो हमने प्रीवियस भी जब न्यूमेरिकल किया था तो 1 लिया था, यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू 1 होगी। और जी को हमने अभी कैलकुलेट कर दिया है, ये हो जाएगा L T-2 और साथ में डी। ठीक है, और ये सारी अब हमने कैलकुलेट कर ली है, लिख ली है डायमेंशन। अब इन्हीं को हमने हल करना है। हल कैसे करना है, वो इस तरह है कि जब एल यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। एम यहाँ पे है, बाकी और कहीं नहीं है, इसलिए इसको अकेला ही रहने देंगे, और टी भी हमारे पास अकेला ही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये डी को अंदर ले जाएंगे, डी एल के साथ भी आएगा और टी के साथ भी, तो एल की पावर डी भी आ जाएगा और टी की -2d। अब मैंने आपको जैसे पहले बताया था एल और एल ये दोनों ऐड होके ए प्लस डी आ जाएगा, और इसी तरह ये टी वैसे ही रहेगा और एम भी वैसे ही रहेगा। अब हमने इनको कंपेयर करना है विद द लेफ्ट हैंड साइड टी, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमें नजर आ रहा है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ टी है। तो इसका मतलब है कि बाकी सारे जीरो के इक्वल होंगे। एल की पावर ए प्लस डी था और यहाँ पे एल है ही नहीं है, इसका मतलब है कि ये आप काउंट कर ले, एल की पावर भी 0 है और एम की पावर भी 0 है। तो ये जो इनके साथ अब हम कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास पहली वैल्यू जो है ए प्लस डी वाली वो 0 के इक्वल है, एम वाली भी 0 के इक्वल है, जो कि बी की है 0 के इक्वल, और 2d जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 1 के, क्योंकि यहाँ पे टी है तो टी की यहाँ पे पावर क्या है, 1। तो अब हमने जब कंपेयर कर ली है इनकी पावर्स तो हमें पता चल गया 2d किसके इक्वल आ रहा है, 1 के, d की वैल्यू 0 है और a प्लस d की वैल्यू भी 0 है। अब इन्हीं से अब हमने इनको वैल्यूज को हल करना है। देखें जब d की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगी 1/2 माइनस में d ऑलरेडी 0 है, यहाँ पे हम d की वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी, जो कि आ रही है 1/2। ओके, तो ये वैल्यूज कैलकुलेट करना तो आपको इजीली आता है, पहले भी इतना मुश्किल नहीं है। इन्हीं को जब हमने हल कर लिया है और ये वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन रहा है T इज इक्वल टू के, जो 1/2 था ना वो हमने स्क्वायर रूट बना दिया, 1/2 L/G। तो ये फॉर्मूला हमारा बन चुका है, इसी से बना है डायमेंशन के लिहाज से ही। ओके, तो अब आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आ गई होगी न्यूमेरिकल्स की भी, शॉर्ट क्वेश्चंस की भी और एमसीक्यूज की भी। जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोशिश किया करें कि वीडियो को ऑनलाइन ही वॉच करें, डाउनलोड मत किया करें, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, वॉच टाइम थोड़ा सा मेरा भी काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।